अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में एक अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले और मुसलसल हम बात करते आ रहे थे जो इमरान खान साहब ने अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने का ऐलान किया था। अखबारात में ये ख़बर आई कि काबीना में ये फ़ैसला हुआ है, तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा और उसके बाद हतमी तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था कि इमरान खान साहब दस्तखत शुदा ये चीज़ साबित करें कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो आज अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वो दस्तखत शुदा दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जिसमें ये वाज़े किया गया कि जो ख़बर है उसकी तरदीद की जाती है और किसी किस्म के कोई तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। एक सवाल जो पहले की समात में भी ज़ेर बहस आया वो ये कि अगर वो फ़ंड्स नहीं देने थे और अखबारात में जो ख़बरें आई थी वो झूठी थीं या गलत थीं, तो उन ख़बरों की तरदीद क्यों नहीं की गई, उन पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये भी मुल्क की आला अदलिया ने पूछा। लेकिन बहरहाल जो भी हकीकत थी उसकी आया ये डिसाइड किया गया था या नहीं किया गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद बट हतमी तौर पर ये चीज़ की तरदीद हो गई, ये बात वाज़े हो गई कि कोई तरक्याती फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे। इन पर बहुत तनकीद थी, हम सवाल उठा रहे थे, मुसलसल बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि अब जब ये मामला क्लियर हो गया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से निपटा दिया गया है तो हम इस पर भी ज़रूर बात करें कि इसका बैकग्राउंड क्या था और फिर ये निपटाया जाना ये किस हद तक बेहतर है, क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो मुखालिफ रहे इन तरक्याती फ़ंड्स के, और आज जब ये फ़ंड्स देने की बात आई तो उन पर ख़ासी तनकीद भी हुई थी। फिर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से 3 मार्च की तारीख़ का हतमी तौर पर ऐलान हुआ है। इस वक्त राब्ते, कोशिशें, तमाम तर चीज़ें हैं जो जारी हैं। हर किसी की कोशिश है कि सेनेट में वो बेहतर से बेहतर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सके। तमाम जमातें अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं। मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस पर भी करें, और इसके साथ साथ जो एक अहम मामला है वो PDM अब दोबारा लॉन्ग मार्च से पहले जलसों रैलियों की बात कर रही है। एक नया शेड्यूल आया है जिसमें सियालकोट, उसके बाद बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में छोटी मोटी रैलियाँ या कहीं कह लीजिए जलसे करने की बात है। ये जलसे PDM करती आ रही है। लॉन्ग मार्च क्यों ताख़ीर का शिकार है और ये जलसे किस हद तक कोई इम्पैक्ट डाल सकेंगे या आवाम को मोबिलाइज़ कर सकेंगे या ये रैलियाँ मोबिलाइज़ कर सकेंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। और वज़ीर आला पंजाब का जो स्टेटमेंट है वो भी खासा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि PDM जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। अब सवाल यह है कि आया वो खो चुके हैं, खो रहे हैं, या अब भी बाउंस बैक करने की कोई सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। मैं चाहूँगा इन मामलात पर हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया आमिर इलियास राना साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़। उनके साथ साथ इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और ब्यूरो चीफ GNN न्यूज़। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर, खासी तनकीद रही, हम बात करते रहे कि खान साहब कैसे तरक्याती फ़ंड्स दे रहे हैं, वो तो मुखालिफ थे। अखबारात में ख़बरें रहीं, TV चैनल्स पर, टॉक शोज़ में बात होती रही, और आज जब कल ये कहा गया कि जवाब दाखिल किया जाए और वज़ीर आज़म साहब के दस्तखत हों, तो ये वाज़े हो गया कि ना अब तक कोई फ़ंड्स जारी किए गए हैं और ना फ़िलवक्त कोई जारी करने का इरादा है। तो ये सर सारा मामला क्या ये झूठी ख़बरें थीं, ये गलत ख़बरें रहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, हुकूमत ने तरदीद नहीं की और आज कहा जा रहा है जी नहीं हमारा तो कोई इरादा ही नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? सच टीवी पे बात कर रहे हैं और झूठ को हम फरोग कैसे दे सकते हैं? बात यह है कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के हल्के में सारे इखराजात हो रहे हैं तरक्याती, चीफ मिनिस्टर के अपने हल्के में हो रहे हैं, स्पेशल वुज़रा जितने ज़ोरदार अरकान पार्लियामेंट है सबके हल्कों में पैसे जा रहे हैं, फंड्स जा रहे हैं, कहीं सुई गैस लग रही है, कहीं बिजली लग रही है। और हमारे यहाँ ना असल में वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का जो कमीशन वो मिसाक जमहूरियत में था, अब जो नेशनल डायलॉग की बातें हो रही है ना, हमें सच की तरफ आना पड़ेगा। हमें अपना अपना हिस्से का सच नहीं, सरकारी सच नहीं, हमें बिल्कुल सही सच बोलना होगा कि गलतियां माजी में बहुत ज़्यादा हुई हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ऐसे हैं, जैसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कुछ फैसले दिए, उस हुकूमत को पीपल्स पार्टी की तिगनी का नाच नचा दिया, ऐसे फैसले हुए। फिर साकिब निसार साहब ने बिल्कुल ऐसे काम किए कि कोई पॉलिटिकल जमहूरी हुकूमत काम नहीं कर सकती थी। जब एजाजुल हसन साहब कल जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के कह रहे थे कि जमहूरियत अगर रेगुलर चलती तो ये तरक्याती फंड्स और ये इस तरह की कबाहतें जन्म न लेती। तो ये हमें अदलिया का सच हो, वो हमारा हुकूमती रियासत का सच हो, वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का हो, इलेक्शन कमीशन का हो, ये हमें सारे सच लाने पड़ेंगे कि हमने क्या क्या झूठ बोले और क्या क्या सच बोले। ये बिल्कुल एक छोटी सी बात, तरक्याती फंड्स सब दुनिया को पता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद वो एलोकेशंस अरकान असम्बली के नाम की बजाय वो कि जी ये स्कीमें हैं, ये काम होगा, ये शहर में होगा, पूरा पाकिस्तान, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आया था कि ये काम होता है और डेवलपमेंट
होती हैं। जैसे वो लाहौर हाई कोर्ट में भी शायद ज़ेर बहस आया था जब हमजा का केस था कि जी कौन सा सूबाई असेंबली का रुकन है या कौन सा एमएनए है जो अपने हल्के के लोगों के लिए काम नहीं करता या वो हुकूमतों से पैसे नहीं लेता। अब हम स्पेसिफिक इस केस पे आए तो बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको पता है कि यहाँ पे इतने तर्जुमान है कि अगर उसकी तरदीद करनी होती कि फंड्स देने की बात प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की तो वो रोजाना की बुनियाद पे कोई 20-25 लोग फटाफट बोल पड़ते, वो मीडिया पे झपट पड़ते अगर ये बात ठीक होती कि जी प्राइम मिनिस्टर ने फंड्स की बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने की थी और जाहिर है अरकान असेंबली, और आपको जहन में रखना होगा जिस दिन तरक्याती फंड्स की बात हुई उस दिन शहबाज गिल और शिबली फराज साहब का मैच भी पड़ा था। इनकी आपस में ये बात हुई थी कि आप खबरें लीक कर रहे हैं, ये काम मेरा है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा शिबली फराज का। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि खबर कैसे आती है। फिर अरकान असेंबली निकल के बात करते हैं, कोई अपने हल्के की बात करता है, वो सबको बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक स्पेसिफिक हल्के की भी एक जज साहब ने बात की कि जी बताएं वहां पे सड़कों के लिए पैसे कैसे गए हैं। तो ये चीजें हैं, हमें माननी चाहिए कि हर हुकूमत ये काम करती है और हुकूमतों को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस ले जाएं कि जी ये फैसला आया है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें अपने लोगों के काम कराने हैं। बेशक इमरान खान साहब ने जैसे था कि IMF के ऊपर जाऊंगा, राइटली सेड, बिल्कुल कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, और ये तमाम तर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है जिस तरह राना साहब आपने फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, आपका पॉइंट आ गया। इमरान याकूब साहब, ये जो बात अभी राना साहब ने कही है वो हक़ाइक़ है जो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर महकमा ख़जाना का वाज़ेह जवाब जमा कराने का कल कहा गया था जिस पर वज़ीर आज़म साहब के दस्तखत हों, ये जवाब आज जमा कराया गया, फिर ये जवाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जवाब झूठ है, सीधा साधा झूठ है, सरासर झूठ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्या अब पाकिस्तान में तरक्याती काम नहीं होंगे? क्या पाकिस्तान में अब किसी भी इलाके में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में, किसी भी जगह पे कोई रोड नहीं बनेगा? क्या कहीं पे कोई सीवरेज नहीं डलेगा? क्या कहीं पे पानी के लिए टैंकियां या वाटर सप्लाई नहीं होगी? क्या कहीं पे स्कूल नहीं बनेंगे, अस्पताल नहीं बनाए जाएंगे? अगर आपने ये सारे काम करते हैं तो वो कहाँ से बनेंगे? वो सब काम यही तरक्याती फंड से ही बनेंगे। असल इशू ये है कि हमने एक वतीरा बना लिया है कि हम कान को इधर से पकड़ने की बजाय ऊपर से घुमा के पकड़ना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के इस डर से कि सुप्रीम कोर्ट कहीं आपकी क्लास ना ले ले या आपके खिलाफ कोई ऐसा फैसला ना दे दे, हुकूमत का ये फर्ज बनता है अटॉर्नी जनरल के जरिए वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता कि जनाब हम ये फंड्स उन लोगों को नहीं दे रहे, ना ये MPs और MNAs जो हैं उनके हाथ में हमने फंड्स देने हैं। तरीकाकार ये होता है, जैसे राना साहब अभी बात कर रहे थे कि आपने एक मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ स्कीमें बनती हैं, उनका PC1 बनता है, उनकी चीज़ें बनती हैं, उसके बाद PND में वो अप्रूव होती हैं, फिर पूरा उस पर काम होता है और उसके बाद वो अप्रूवल होती है उन स्कीमों की। अब ये जो हम इस बात पे कहते हैं ना, असल में यहाँ फैशन बन गया कि हमने तमाम सियासतदानों को करप्ट समझ लिया है और ये फैशन इसको तरवीज देने में भी मोहतरम हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, इनका अपना बड़ा रोल है। मुझे आप ये बताएं कि अगर आप किसी हल्के में कोई MNA ये कहता है कि मेरे हल्के में ज़्यादा काम करवाएं तो क्या इसका मतलब यही है कि वो 100% ज़्यादा करप्ट है? बिल्कुल नहीं, वो अवाम के एहसास में भी ये काम कर सकता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने वो स्कीम बनवा ली, आपने अपने इलाके के लिए अप्रूवल करवा ली, CM से करवा ली, आपने प्राइम मिनिस्टर से करवा ली, उसके बाद सरकारी इदारों ने टेंडर्स देना होते हैं। अब ये ज़रूर आप इसमें रुकावट कर सकते हैं कि आप पाबंद बनाएं उन इदारों को कि ऐसे ठेकेदार जो बैकडोर में उनके साथ बैकडोर चैनल से राब्ते में हों या किक बैक्स देते हों, उनको काम ना मिले, काम सिर्फ मेरिट पे मिले। लेकिन यहाँ ये होता है कि जब काम मिलता है तो कमीशन पहले से तय होती हैं कि फलां इतने पैसे इस आदमी को जाएंगे, इतने SDO को जाएंगे, इतने एक्सियन को जाएंगे, इतने सेक्रेटरी को जाएंगे, इतने उसको मेंबर असेंबली को जाएंगे। लिहाजा इस हमाम में सब नंगे हैं, सिर्फ वहाँ से MP MNA पैसे नहीं खाता, वहाँ से सब लोग खाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब लोग करप्ट नहीं है, कहीं कोई लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग करप्ट हैं। आप इस सिस्टम को शफाफ बनाएं, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की बिना पर या सुप्रीम कोर्ट के डर से आप अगर ये कहेंगे कि तरक्याती काम नहीं होंगे, हम फंड्स नहीं देंगे, तो ये कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल सर ये नहीं है। मैं मसले के हल की जाने भी बढ़ूंगा, राना साहब की जानिब आऊँगा, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद आज की जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है बल्दियाती इंतखाबात अगस्त तक मुमकिन नहीं है, जो नया निज़ाम पंजाब में वज़ा किया इस हुकूमत ने उसके तहत अगस्त तक ये मामला मुमकिन नहीं है। तो मसले का हल तो मेरे ख्याल से वहीं पर है, उस हल की तरफ हम नहीं जाते।
और इन तरक्याती फ़ंड्स की हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। राना साहब, मसले का हल कहाँ पर है? तरक्याती काम होने हैं, ज़रूरी है, लोकल बॉडीज़, बल्दियाती इंतखाबात, क्यों, क्या वजह है कि कभी भी हमने देखा कि लोकल बॉडीज़ का एक निज़ाम जो निस्बतन बेहतर था, और अब जो हमने लास्टली देखा वो आमरीत के दौर में था, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में था, जहाँ पर काम भी हुआ और चीज़ें भी हुई। उसके बाद हमने देखा कि जमहूरियत का राग लापने वाले या जमहूरी हुकूमतें वो नहीं आते बल्दियाती इंतखाबात की तरफ। जो माजी में हुए वो भी सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर जाकर वो बल्दियाती इंतखाबात कराए। फिर ये गवर्नमेंट आई, पंजाब में नल एंड वाइड कर दिया उस सारे सिस्टम को, नए सिस्टम को लाने की बात की, उसके तहत अब तक कोई बल्दियाती इंतखाबात नहीं। ये सर क्या वजह है कि ये तमाम तर जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उन्हीं को ही मसला है कि वो इस बुनियादी चीज़ पर नहीं फोकस करते और वहाँ के ज़रिए काम नहीं तरक्याती करवाते, बल्कि कानून साज जो असम्बली है उसके मेम्बरान को कहते हैं जी तरक्याती फ़ंड्स दे दें या तरक्याती काम उनके ज़रिए करवा दें। देखिए जी, बात यह है कि जब सियासी जमातें मौजूद हों और फिर बल्दियाती इलेक्शन फिर वो जमाती बुनियादों पे हों और उसके अंदर घर घर लड़ाई सियासी जमात के हर जो बल्दियाती हल्का होता है, छोटा यूनियन कौंसिल हो, वार्ड हो, उसमें एक एक घर से और एक वार्ड में कई कई एक ही पार्टी के कैंडिडेट आ जाते हैं, जिससे हुकूमतें अवॉइड करती हैं कि वो जमाती बुनियादों पर ना। और जब जमाती बुनियादों पर कराने हों तो जाहिर है कि लोग नाराज़ होते हैं। और जो पिछला इलेक्शन, जैसे अभी आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और फिर नून लीग की जाहिर है कि अक्सरियत थी पंजाब में सारे में, और उधर केपी में पीटीआई बैठी हुई थी। लेकिन उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट ने आते ही उनको पंजाब के बल्दियाती इदारों को ख़त्म कर दिया, जिसके लॉ को भी और उस फैसले को भी इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट जमा कराई तो उसे गलत करार दिया। जाहिर है कि वो जमहूरी इदारे थे, और लेकिन वो मौजूदा हुकूमत को शूट नहीं करते थे। फिर जो हुकूमतें आती हैं, या तो वो बहुत अच्छे काम कर लें और वो काबिल कबूल हो जाए अपने हलकों में, तो उनको शूट करता है कि बल्दियाती इलेक्शन वो फ़ौरन करा दें। अब पीटीआई की गवर्नमेंट का अलमिया ये है कि अब एहतजाज हुआ है तो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों की तरफ बात चली गई। एहतजाज होगा तो कोई बात मान ली जाएगी, तहरीक लबैक चलेगी तो फिर उनसे मोहलत पे मोहलत मांगी जाएगी। यानी हम वैसे कौम किस तरफ जा रहे हैं कि हम एक्शन लेते हैं, लड़ाई झगड़ते हैं। लेकिन राना साहब, अब तो उन्होंने मुज़ाकरात करके गवर्नमेंट ने तहरीक लबैक से अब 20 अप्रैल तक की डेडलाइन बढ़वा ली है। ये पहले उन्होंने काम कर लिया, नहीं तो फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों को उन्हीं मुश्किलात से दो चार होना पड़ता और फिर ये बाद में मुज़ाकरात करते। तो फॉर दैट मैटर अभी एक्सटेंड करवा दिया। अगर वो आ जाते, वो आते थी तो फिर वो पूरे पाकिस्तान में वही काम उन्होंने करना था जो पहले उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में किया था। और वो अब भी इनको पता था कि वो सिर्फ फैजाबाद बैठने के लिए नहीं आएंगे और वो फिर पैरालाइज करेंगे सारे काम को, क्योंकि उनको तजर्बा हो चुका हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बहरहाल अच्छी समझदारी से काम लिया, लेकिन जो मुआहदा ये कर चुके हैं वो इनके गले की घंटी बन है। आप ओआईसी में ले जाते या ले जाएं फिर ही बात बनेगी। आप अकेले फ्रांस के साथ बाइकाट करके, जहां आपका सारे का सारा एक्सपोर्ट का यूरोपीय यूनियन के साथ दारोमदार खड़ा हुआ है टेक्सटाइल का स्पेशली, और आप एक मुल्क को निकालेंगे, बिल्कुल नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सब हम सब की जान कुर्बान है, माल आल कुर्बान है। लेकिन हुकूमतों को बात करने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या वादा कर रहे हैं, फिर उसको पूरा कैसे करेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट में डाल के ये एक बहस बहरहाल अब वज़ीर आज़म ने तय कराया और तहरीक लब्बैक ने उनको टाइम दे दिया कि जी ठीक है आप उस वक्त तक ले जाए, फिर रोजे आ जाएंगे, मसाइल बनेंगे। हम बात बल्दियाती इलेक्शन की कर रहे थे, तो हमें ये देखना होगा कि इस वक्त पॉपुलर तो नहीं है ना, जो महंगाई के आलम है जिसपे सरकारी मुलाजिम बाहर निकले हैं, फिर प्राइवेट शोबे में तो जॉब्स ही खत्म हो गई हैं, जहाँ हैं वहाँ तनख्वाहें नहीं है। तो ये हमारे मीडिया में भी इशू है बड़ा, सबको पता है कि किस तरह के मसाइल से दो चार हैं लोग। तो ये बल्दियाती इलेक्शन अगर डिस्कस भी होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे होंगे ना कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये डंडा दिया हुआ है, हमारे जमहूरी इदारे, हमारी हुकूमतें उस बात के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि इसका जवाब देना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और ये अगस्त तक भी जो कह रहे हैं, अगर तो सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन मान जाएगी तो ठीक है, वरना अगर उन्होंने भी तोसीह कर दी तो आप समझ लें कि अगस्त में नहीं होगा, ये फिर अगले साल जाएंगे। बिल्कुल सही है, अगले साल जाएगा। ये तो बात हो गई तरक्याती फ़ंड्स और बल्दियाती इंतखाबात की। इमरान याकूब साहब, सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को होने जा रहे हैं, पंजाब से बहुत ख़बरें आ रही हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी एक MP पंजाब के, उन्होंने ऐलान किया कि वो अलहदा होने जा रहे हैं, वो आज़ाद हैसियत में जीते थे और फिर PTI में शामिल हुए थे, लेकिन जो यकीन दहानी और वादे थे वो पूरे नहीं हो रहे।
लिहाजा वो अलहदा हुए, और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ भी और बहुत सारे लोग हैं जो अलहदा होने। क्या खबरें क्या हैं? पंजाब लाहौर में आप बैठे हैं, किस हद तक इस वक्त पोजीशन सिक्योर है या अच्छे हालात में है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, ये जो बात है ना, यही तो डर है। अपोजिशन का मौकफ क्या है? अपोजिशन का मौकफ ही ये है कि वो इमरान खान पे इल्ज़ाम ही ये आयद करते हैं कि इमरान खान इसलिए ओपन बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर या खौफ है कि उनके अपने लोग, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, क्योंकि इमरान खान साहब अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत जो सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों को अपनी तरफ माइल करके लाई थी, वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। इसलिए उनको डर है कि इनके अपने लोग इनके खिलाफ वोट देंगे, इसलिए ये कहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो। अब आज जिस ऐलान का आपने जिक्र किया, उससे अपोजिशन के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत पहुँचेगी और अपोजिशन कहेगी कि देखें जनाब, हम तो पहले ही कहते हैं कि असल में ये अपने के लिए करना चाहते हैं। और फिर इमरान खान साहब का ये कहना कि जनाब मुझे भी ऑफर हुई और 50 से 70 करोड़ पे रेट लग रहा है एक MPA का, और इस तरह की बातें। मुझे अब ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ मीडिया पे आके ये बात करें कि ये 50 से 70 करोड़ पे रेट लग रहा है, और वज़ीर ख़ारजा ये कहें, असद उमर साहब ये कहें कि जनाब हमें खुफिया इदारों ने इतलात दी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ने इतलात दी हैं, तो हुकूमत का क्या काम है? सिर्फ मीडिया पे आके ये बातें करना या इस तरह की ऑफर्स देने वालों को गिरफ्तार करना? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको जो लोग इनको ऑफर्स करते रहे हैं या जिन्होंने ऑफर की है, उनको पकड़ के गिरेबान से मीडिया पे अवाम के सामने क्यों नहीं लाते? उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? जनाब ये लोग हैं जो इस कानूनी धंधे में शामिल हैं और ये लोग ऑफर कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे सियासी जमातें सिर्फ अपना फ़ायदा क्यों देखती हैं, मुल्क का फ़ायदा क्यों नहीं देखती? आपने जमहूरियत हमेशा ये यहाँ कहा जाता है कि जी जमहूरियत जो है ना, उसमें मुल्क तरक्की करते हैं, जमहूरियत में ही सारा सबकी भलाई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि आप उसमें इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन लोगों को एक ऐसी हुकूमत मिलती है जिसमें लोगों के अवाम के ज़रिए मुंतखब होने वाली हुकूमत अवाम के पैसे से अवाम के मसाइल हल करती है। लेकिन जब वो ना हुकूमत अवाम का सोचे ना मुल्क का सोचे, उसने सिर्फ अपनी पार्टी का और अपना सोचना हो, तो फिर उस जमहूरियत में मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे यहाँ पे जब तक वज़ीर आज़म और दूसरी सियासी जमातें ये सोच नहीं बदलेंगी, उस वक्त तक ये बावताओं की सियासत होती रहेगी, उस वक्त तक मंडियाँ लगती रहेंगी, उस वक्त तक खरीदो फरोख्त इसी तरह से जारी रहेगी। और सबसे ज़्यादा देखें बलूचिस्तान में क्योंकि कम वोट चाहिए होते हैं, वहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा होता है। पंजाब में क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, इसलिए निस्बतन पंजाब में कम रेट होता है। लेकिन ये रेट होता ज़रूर है। और सेनेट के इलेक्शन में जब तक आप सेनेट के इलेक्शन को या तो आप बराह रास्त कर दें, जिस तरह अमेरिका में होता है, दीगर ममालिक में होता है, यहाँ क्यों नहीं बराह रास्त सेनेटर हम मुंतखब कर सकते, ताकि अवाम जिसे चाहे उसे सेनेटर मुंतखब कर ले। मुझे आप ये बता दें, आमिर इलियास राना साहब भी माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज तक सेनेट में कितने कुछ सफ़ेद पोश या गरीब लोग मुंतखब हुए हैं? हमेशा सरमायादार जागीरदार यही लोग क्यों टिकटें लेते हैं? एक घर से 3-3 सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं सिर्फ पैसे के बलबूते पर, और जो असल कारकुन है, पार्टी कारकुन, वो बेचारे पीछे नारे लगाते रहते हैं, उनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती। बिल्कुल सही इमरान भाई, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। राना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सेनेट एक तो आप क्या समझते हैं, ये मामला समाअत आज भी हुई सुप्रीम कोर्ट में, पीर तक अब मुलतवी हो गई है, और ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया था वो मशरूत है, अगर तब तक नहीं आता, आप समझ रहे हैं सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पे होगा, और अगर होता है तो किस तरह से मामलात होंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर बहस है, हम इस पर बराह रास्त तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ आइन में मेरी दानिश में तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आइन से मशरूत इलेक्शन है।
उसमें अभाम कोई नहीं रखा गया। अब तशरीह सुप्रीम कोर्ट को करनी है। सुप्रीम कोर्ट कब करेगी, कैसे करेगी, सिलेक्शन शेड्यूल चुके अनाउंस हो चुका है। गवर्नमेंट ने मशरूत ऑर्डिनेंस भी इसीलिए दिया कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला दे दे तो लॉ मौजूद होगा तो हम फिर ये करवा सकेंगे। तो ये तो फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को करना है कि वो इस शेड्यूल से पहले फैसला कर देंगे, मतलब बैलेट से पहले अगर वो कर देते हैं 3 मार्च से पहले, तो फिर उसके ऊपर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। होना तो इसके मुताबिक जो आइन की शरह और मंशा है वो तो सिर्फ यही है कि ये आइन के तहत होंगे। लेकिन बात समझने की है कि अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा, इखलाकी तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि इस माशरे में हर चीज़ फ़रोख्त पे है, बराए फ़रोख्त है। और कल टेलीविज़न चैनल्स ने इमरान खान साहब की 18 अप्रैल 2018 की एक तकरीर चलाई जिसमें वो कह रहे थे हमने वीडियो में देखा है कि पैसे गिनते पाए जा रहे हैं MPs, और तब हमने फैसला किया। और फिर वो कल जब प्रेस टॉक कर रहे थे रावलपिंडी में तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो नहीं पता था वरना हम जरूर दे देते। अब अगर गवर्नमेंट कमीशन बना रही है तो प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को भी उसमें रखना चाहिए। JIT इस पे आज नुसरत जावेद साहब ने भी लिखा है। मेरा ख्याल है कि JIT इस तरह के इशूज पे होनी चाहिए कि कब किसके लम्ब में कैसे आया था, वो बयान वजीर आजम ने किस तनाजुर में दिया था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि शफाफ किस मामले में था। क्योंकि अब हम जो PTI के साबकीन हैं उन बयान को इसलिए तो नहीं ना छोड़ सकते कि चूंकि अब वो PTI में नहीं रही, लिहाजा वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं परवेज खटक पे और स्पीकर पे, जो आज कौमी असम्बली के स्पीकर है। और परवेज खटक पे कहा जा रहा है कि उनको भी सबक सिखाया जा रहा है कि उन्होंने तकरीर की थी कि मैं चाहूं तो एक दिन भी वजीर आजम की कुर्सी पे इमरान खान साहब ना रहें। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवालात हैं। क्रिस्टल क्लियर अगर गवर्नमेंट करना चाह रही थी तो राना साहब से ये फरमा दें कि कोई अपसेट आप देख रहे हैं 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन में, कोई अपसेट देख रहे हैं? छोटी सी बात इसमें, अगर ये इंतखाबी इस्लाहत क्लियर करना चाह रहे थे इस मंशा पे जिस पे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फरोग खत्म हो जाए, तो वो पूरी इंतखाबी इस्लाहत का पैकेज तैयार पड़ा है, उस पर 2 नशिस्तें हों। अब भी आइन में तरमीम हो सकती है, इस इलेक्शन से पहले हो सकती है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ओपन होगा। फिर जहां जहां कोई चीज ठीक करनी है, इंतखाबी इस्लाहत आप छोड़ दें नैब को, लेकिन इंतखाबी इस्लाहत पे ओवरऑल पैकेज गवर्नमेंट लेके आना चाहे जिसमें इस इख्तलाफ को बिठा ले, तो फिर बात बरतरी की होगी कि इखलाकी तौर पे इन्होंने एक अच्छा फैसला किया। वरना ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। इमरान साहब जो बात कह रहे थे कि फिर जो MPA आज़ाद शामिल हुए थे वो जहांगीर तरीन के जहाज पे चढ़ के आए थे, और 5 लोग वो कहते हैं और है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग थे उस वक्त। PMLN ने खामोशी इख्तियार की, बहुत लोग PMLN में जाने के लिए इंतजार में थे कि शहबाज शरीफ साहब इशारा करें तो हम उधर आ जाएं, लेकिन उन्होंने आंखें मुंह नाक बंद किया हुआ था कि बस ठीक है हुकूमत बन भी जा रही है। वो मुफाहमत के सफीर थे और उसी के चक्कर में जेल में भी अब मुफाहमत के मजे चख रहे हैं कि उनका ख्याल ये था कि शायद कोई रास्ता बन जाएगा, मिसाके मईशत हो जाएगा, कोई गेम ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सख्ती पे सख्ती चलती चली गई। यहाँ पे कोई चीज सीधी होने जा नहीं रही, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। राना साहब एक जुमला सिर्फ PDM पे भी कह दीजिए, फिर मैं इमरान भाई का कमेंट लेता हूँ। जी, PDM देखें एक ऐसी तहरीक है जिसके दबाव में 25% तनख्वाहों में इजाफा हो गया है। जैसे तहरीक लब्बैक का एक प्रेशर मौजूद है गवर्नमेंट के ऊपर, PDM ने लोगों को एक आवाज दे दी है। PDM अपनी मौसर आवाज कब बनेगी उसकी हिकमत अमली है। हम उस पर कह सकते हैं कि कुछ चीजें ठीक नहीं थी, कुछ देर होगी, लेकिन इस पे इख्तिलाफ का काम ही यही होता है कि हुकूमत पे चेक एंड बैलेंस करे कि जहां हुकूमत बिल्कुल भूल चुकी होती है कि हमने इनको मैं राना साहब इमरान साहब का भी कमेंट जरा ले लूं, आपका इस आपकी राय आगे। इमरान भाई आप PDM पे ज़रा राय फरमा दें, क्या देख रहे हैं PDM का मुस्तकबिल? लॉन्ग मार्च तय नहीं हो पा रहा, जलसे जुलूस रैलियों पे दोबारा जाएंगे, क्या इत्तेफाक करेंगे राना साहब की बात से कि ये सरकारी मुलाजमीन खुद की आवाज़ बने हैं या ये इनको PDM ने कोई रास्ता दिखाया है? मैं राना साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। तहरीकें ऐसे नहीं बनती जिस तरह से ये हमारे साफ़ी समझते हैं या बाज़ लोग दूसर के ऐसे, ये फ़ोटो कापी तो है नहीं कि इधर से डाली उधर से निकाल ली। तहरीकें बनने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। मुझे आप ये बताएं कि अगर PDM का प्रेशर ना हो तो हुकूमत इस ऐसी बुखलाहट में क्यों नज़र आए? PDM का बिल्कुल प्रेशर है। अलबत्ता ये बात ठीक है, अभी जो आमिर भाई कह रहे थे कि यहाँ पे PDM किस तरह से अपने आप को मनवाती है, PDM की स्ट्रेटजी क्या होती है। और PDM ने लॉन्ग मार्च का तो कह दिया कि वो 26 मार्च से लॉन्ग मार्च करेंगे, इसमें तो इबहाम नहीं है। ये जो मूवमेंट अब बात रैलियों की और जलसों की हो रही है, असल में ये उसका टेम्पो बनेगा। आप देखें वो, और हर जलसे और हर रैली से हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा। PDM की जो मामलात है, 11 जमातें जब यहाँ एक जगह पे होंगी तो उनमें इख्तलाफ होना, इख्तलाफ राय होना एक फितरी सी बात है। लेकिन आप 2 चीज़ों को कभी भी नथी नहीं कर सकते। इख्तलाफ अलग चीज़ है, इख्तलाफ राय अलग चीज़ है। 11 लोग जब घर में आप सगे भाइयों को बिठा दें तो उनमें भी इख्तलाफ राय हो सकता है, बल्कि ज़रूर होता है।
लेकिन पीडीएम में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ये तीनों लोग करीब करीब अपने मामला तय कर चुके हैं। और एक उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने किस तरह से हुकूमत को दबाव में लाना है। जितना वो हुकूमत को ज़्यादा दबाव में लाएंगे वो समझते हैं कि उतना ही उन्हें फ़ायदा होगा। और जो आपके प्रोग्राम का सबसे पहला हिस्सा था कि ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो ये पीडीएम का प्रेशर ही है जो पंजाब में अभी भी ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। सेनेट में जो पीडीएम ने मुश्तरका उम्मीदवार देने का फैसला किया उससे ये प्रेशर इस तरह से भी बढ़ेगा कि अगर हुकूमत को इस बात का पता है कि अगर पीडीएम ने पंजाब में भी मुश्तरका उम्मीदवार दे दिए तो मुस्लिम लीग नून तमाम तर कोशिशों, हुकूमती तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में पंजाब की हद तक ये कोई डेंट नहीं डाल सके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर पीडीएम की सारी सियासी जमातें मिल जाएं, पीपल्स पार्टी अगरचे पंजाब में बहुत कम अब उसका वोटर है, लेकिन अगर वो भी मिल जाते हैं तो फिर पीटीआई के लिए बल्दियाती इलेक्शन खासतौर पे पंजाब में लड़ना या जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल तो सही याकूब भाई, मेरे हिसाब में पीडीएम बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है जो अपोजिशन का ट्रैक होना चाहिए। अब आपके मुताबिक पीडीएम बिल्कुल दुरुस्त ट्रैक पे चल रही है। राना साहब की भी यही राय है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।